गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोस्तों, हमने पहले जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने देखा कि जो भी प्रोविजन थे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, क्या पार्टीज होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं, राइट्स, ऑब्लिगेशन, व्हाटएवर द प्रोविजन वाज कंटेन्ड अंडर द एक्ट, हम सबने उन सारी चीजों को पढ़ा, एग्जांपल से समझा। अब जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। और और भी है, यानी कि जो पार्ट हम अब पढ़ने जा रहे हैं ये भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट है, जो अर्लियर नहीं हुआ करता था। या ये चीज कह सकते हैं कि इसकी जब से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीजें थी, कुछ चीजों को अलग किया गया, जैसे सेल और गुड्स एक्ट वगैरह भी जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे अलग किया गया। अब जो है हम जो यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि कुछ एक्ट्स ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के कैटेगरी में रखा गया है, बट स्टिल दे आर अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये क्या क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि बाकी हमने जो देखा कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी को, तो पहले तो इसका जनरल मीनिंग क्या होता है, तो एक एक करके इन दोनों को हम समझेंगे। पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की बात करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है, तो इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? इंडेमनिटी का मतलब जो होता है कि सीधी सी बात ये चीज है, टू मेकिंग समबडी सेफ, किसी को यदि कोई नुकसान है तो उसे उस नुकसान से बचाना। तो जनरल मीनिंग जो इसका है, टू मेकिंग समबडी सेफ और पेइंग समबडी बैक, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, यानी कि इंडेमनिटी का मीनिंग है। और इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं। ये तो एक जनरल मीनिंग वाली बात हो गई। अब सेक्शन 124 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को डिफाइन भी किया गया है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है। वो क्या है? ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच, ध्यान से देखिएगा, मैं पहले इसको लिखता हूं यहां पे, ए कॉन्ट्रैक्ट by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promisee himself or by the conduct of any other person is called a contract of indemnity। तो यहां पे क्या चीज है? एक कॉन्ट्रैक्ट बाय विच, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसके द्वारा एक पार्टी प्रॉमिस करता है टू सेव द अदर from loss caused to him by the conduct of the promisee himself or by the conduct of any other person is called contract of indemnity। यानी कि जब कोई भी पर्सन किसी सेकंड पर्सन को ये प्रॉमिस करता है कि तुम्हें जो लॉस होगा वो लॉस मेरे द्वारा हो या किसी और के द्वारा हो, उस लॉस को मैं तुम्हें जो है यहां पर सेफ गार्ड करूंगा, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो सीधी सी बात है, अब जो पार्टी जो यहां पे इंडेमनिटी के लिए, जो इंडेमनिफाई करने के लिए प्रॉमिस करता है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहा जाता है इंडेमनिफायर। द पार्टी हु गिव्स इंडेमनिटी और हु प्रॉमिसेस टू कंपनसेट फॉर द लॉस और टू मेक गुड द लॉस इज कॉल्ड indemnifier। The party for whose protection or safety the indemnity is
given or the party whose loss is made good is called indemnified और indemnity holder। तो यहां पे क्या हुआ कि जो प्रॉमिस करता है कि आपके नुकसान से आपकी भरपाई करेगा, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इंडेमनीफायर। और जिसके लॉस को भरपाई करने की बात की जाती है उसे क्या कहा जाता है? इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफायर। तो ये सीधी सी बात है कि जो आपने इसे सिंपल सम में सेक्शन 124 में जो दिया होगा ये चीज आपने समझ लिया। अब इस डेफिनेशन से यदि हम बात करें तो कुछ एसेंशियल फीचर्स निकल के आते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट बाय वन पार्टी प्रोमिसेस द अदर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो पार्टी होंगे ही होंगे। प्रोमिसेस फॉर पे compensation of loss, यहां पे दिया है promises himself or by the conduct of any other person the cause to him by the save the other from loss। यहां पे क्या चीज दिया है कि लॉस जो होता है उस चीज से वो कंपनसेट करने के लिए। तीसरा क्या है? अपने ऊपर वो लायबिलिटी क्रिएट करता है। तो ऑब्वियसली लायबिलिटी अपने आप क्रिएट हो जाती है कि भाई तुम्हें मेरी वजह से किसी और की वजह से लॉस होता है तो उसको मैं सेफगार्ड करूंगा। तो ये क्या चीज है कि लायबिलिटी क्रिएट होता है। It must be fake. All essential features of a valid contract, सीधी सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट है तो तभी होगा जब इसमें जो है सो जो कॉन्ट्रैक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वैलिडिटी के लिए वो सारी चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। एक्चुअल लॉस होना चाहिए या डैमेज, ये नहीं कि जो है सो सिर्फ कह दिया कि तुम्हें ये करूंगा और लॉस हो नहीं और आप क्लेम करने लगो, तो लॉस होना चाहिए। इट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, जो कॉन्ट्रैक्ट का तरीका भी है। लॉस डैमेज में भी कॉज by some event or accident or some natural phenomenon or disaster। तो ये चीज क्या है कि ये यहाँ पे जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वगैरह में भी जो होता है तो उसमें लेकिन एक चीज होता है क्या कि नेचुरल कैलामिटी की वजह से बाय एक्ट ऑफ गॉड जो होता है वहां पे ये चीज नहीं किया जाता है। लेकिन इन जनरल केसेस में जो होता है कि आपको किसी तरह से लॉस होगा तो वहां पे क्या होता है कि कंपनसेशन जो है सो दिया जाता है। तो ये चीज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में है। अब है इंडेमनिफाइड कौन हो गया कि जिसका लॉस जो है कंपनसेट किया जाता है। उसके राइट्स क्या क्या है? तो जो भी लॉस होगा उसके लिए क्लेम करना, राइट टू क्लेम फॉर ऑल कॉस्ट व्हिच ही रिलेटेड टू, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो भी खर्च होंगे उस चीज के लिए, एंड फॉर ऑल सम्स व्हिच ही मे हैव पेड फॉर कॉन्ट्रैक्ट, उसने कुछ खर्च किया है, जो कॉस्ट है और जो लॉस है उन चीजों का राइट इसको कंपनसेट करने के लिए इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनिफाइड के पास राइट है। जो इंडेमनिफाइड है उनकी लायबिलिटीज या ड्यूटीज क्या क्या है? टू लायबिलिटी टू पे ऑल डैमेजेस लॉसेस, लायबिलिटी टू पे ऑल कॉस्ट, जो इंडेमनिफायर के राइट्स हैं उस चीज की बात करें इंडेमनिटी होल्डर के। लायबिलिटी टू पे ऑल सम व्हिच ही इज रिसीव्ड बाय सेल और कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम इंडेमनिफाइड। तो ये था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की बात कर रहे थे। अब है क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी यूजुअली जो होता है इसमें ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होते हैं। ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि ट्राई पार्टी एग्रीमेंट, तीन पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होता है। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट जो देखें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करें, इंडेमनिटी तो हमने देख लिया, आप गारंटी की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का ऑब्जेक्ट क्या है? टू enable a person to obtain an employment or a loan or some goods or service on credit। यानी कि कहीं पे जो है आप देखते होंगे कि कहीं पे आप अप्लाई करते हो जॉब के लिए तो वहां पे गारंटर मांगा जाता है, कहीं पे आप बैंक में लोन के लिए करते हो तो वहां पे गारंटर मांगा जाता है। तो इसका मतलब क्या चीज है कि कहीं पे एम्प्लॉयमेंट हो या कहीं पे जो है लोन लेना हो या कोई सामान उधार लेना हो आपको या सर्विस उधार लेना हो, तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि गारंटर की जरूरत पड़ती है। तो जो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर होगा उसे क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सेक्शन 126 डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को। तो ये क्या कहता है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। वहां पे तो क्या था कि आपकी वजह से होता है, यहां पे क्या है कि मैंने क्या बताया? ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है। ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि सी के डिफॉल्ट में ए जो है सी के डिफॉल्ट में ए बी को पे करेगा। यदि लोन कहीं पे लेने जाते हैं और वहां पे क्या होता है कि ए ने
बी से लोन लिया है और सी वहां पर गारंटी है, यदि ए यहां पर पेमेंट नहीं करता है, नहीं कर पाता है, इन दैट केस सी की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस लोन को वो रीपे करे। श्योरिटी और गारंटर, यानी कि यहां पे तीन पार्टी होते हैं। ए लोन लेता है तो ये क्या है, प्रिंसिपल डेटर। बी लोन देता है तो ये क्या है, क्रेडिटर। और सी जो गारंटी लेता है इसे क्या कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लैंग्वेज में, श्योरिटी। यानी कि प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। ये इसे सिंपल लैंग्वेज में यदि आप कहें तो ये क्या है, गारंटर। प्रिंसिपल डेटर क्या हो गया कि जिसने लोन लिया है और उसके रीपेमेंट के डिफॉल्ट के केस में श्योरिटी की जिम्मेदारी बनती है। क्रेडिटर क्या हुआ, जिसने लोन दिया है या जिसे गारंटी दी जाती है। अब ये गारंटी दी कैसे कैसे जाती है इसकी बात करें तो गारंटी ऑन मनी दी जाती है और ऑन पर्सन दिया जाता है। ऑन मनी की बात करें तो स्पेसिफिक या सिंपल गारंटी होती है, कंटिन्यूइंग गारंटी होती है। उसके बाद जाके यहां पे जो बात करें कि ऑन मनी भी है, फिर दो तरह के होते हैं। ऑन मनी आपको मैंने जो है जो इस पे बाइफरकेशन है वो प्रॉपर्ली जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो कि क्लास के लास्ट में आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो यहां पे मैं वैसे समझाने के लिए बता रहा हूं कि यहां पे ऑन मनी है नेचर ऑफ पेमेंट एंड इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, टाइम ऑफ पेमेंट। और दूसरा क्या है, ऑन पर्सन। ऑन मनी की बात करें जो नेचर ऑफ पेमेंट है तो उसमें स्पेसिफिक गारंटी होगा और कंटिन्यूइंग गारंटी होगा। स्पेसिफिक गारंटी में क्या चीज होता है कि किसी सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए ये दिया जाता है, जबकि कंटिन्यूइंग गारंटी में क्या होता है कि सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए दिया जाता है। इफेक्टिव टाइम ऑफ पेमेंट की बात यदि करें तो यहां पे क्या चीज है, रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी, जो कि एग्जिस्टिंग लोन है उसके लिए यदि जो है यहां पे दिया जाता है। और प्रोस्पेक्टिव गारंटी की बात करें तो ये आने वाले कोई मतलब कि कोई फ्यूचर डेट के लिए जो है जब दी जाती है तो उससे प्रोस्पेक्टिव गारंटी कहा जाता है। इसी तरह से ऑन पर्सन है, ऑन पर्सन की बात करें तो फिडिलिटी गारंटी कहते हैं इसे। ये ऑन द गुड कंडक्ट और ऑनेस्टी ऑफ, ये सब नॉर्मली क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट के केस में होता है कि जो पर्सन यहाँ पे आ रहा है वो पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी है, पर्सन ऑफ ऑनेस्टी, ऑनेस्ट है वो, मतलब कि उसके इंटीग्रिटी उसके ऑनेस्टी के लिए जो गारंटी दी जाती है उसे क्या कहा जाता है, फिडिलिटी गारंटी। तो आपने यहां पे समझ लिया कि जो गारंटी होती है, गारंटी ऑन पर्सन एंड ऑन मनी, इसमें तो सिर्फ एक ही चीज है कि जिसे कहते हैं फिडिलिटी गारंटी, जो कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी इन सब पे दिया जाता है। ऑन मनी को फिर दो पार्ट में बांटा जाता है। दो पार्ट में क्या क्या बांटा जाता है, नेचर ऑफ पेमेंट और इफेक्टिव टाइम ऑफ पेमेंट। ठीक है, नेचर ऑफ पेमेंट की बात करें तो स्पेसिफिक गारंटी और टाइम ऑफ पेमेंट स्पेसिफिक गारंटी है, और दूसरा क्या चीज है, कंटिन्यूइंग गारंटी है। इसमें रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव, ये एग्जिस्टिंग डेट के लिए, ये फ्यूचर डेट के लिए, ये सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए, ये सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए। तो ये सारे जो है सो गारंटी के टाइप हैं कि कैसे जो है सो गारंटी किस किस बात पे दी जाती है। अब वैलिड लीगल रूल्स की बात करें कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के लिए जो है सो क्या चीज होगा, लीगल रूल्स है, एसेंशियल्स जो है, तो मस्ट हैव ऑल द एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सीधी सी बात है, ये कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, वो सारी चीजें होगी। लेकिन इसके कुछ जो है एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन क्या है कि कंसीडरेशन रिसीव्ड बाय द प्रिंसिपल डेटर इज सफिशिएंट कंसीडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। दूसरा क्या चीज है, इवन इफ प्रिंसिपल डेटर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो यहां पे प्रिंसिपल डेटर भले ही इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन श्योरिटी यदि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है तो यहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। लेकिन यदि श्योरिटी इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है और प्रिंसिपल डेटर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है तो कंसीडर वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड हो जाएगा। प्राइमरी लायबिलिटी ऑफ सम पर्सन, प्राइमरी लायबिलिटी सीधी सी बात है जिसने लोन लिया है उसी का होना चाहिए और उसी का होता भी है, यानी कि प्रिंसिपल डेटर का जो है प्राइमरीली लायबल होता है। डेट मस्ट बी लीगली एनफोर्सेबल, नॉर्मल सी बात है, एंड द डेट मस्ट नॉट बी टाइम बार्ड डेट। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कंडीशनल, कंडीशनल क्या होना चाहिए कि द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी सेकेंडरी एंड कंडीशनल, यदि वो पे नहीं करेगा तो ऐसा नहीं है कि उसने गारंटी ले लिया और प्रिंसिपल डेटर जो है मजे में आ जाए।
प्रिंसिपल और क्रेडिटर जो है सो सबसे पहले जो है सिक्योरिटी को ही पकड़ना शुरू करे। तो ऐसा नहीं होगा। कई बार होता है कि क्या है कि आप जो है सो बैंक में जाएंगे, आप कहीं पे एम्प्लॉयमेंट में है, आपके कलीग ने जो है सो बैंक से लोन लिया, आप उसमें यहाँ पे गारंटी दे देते हो, कलीग को किसी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जो है सो इंस्टॉलमेंट वगैरह पे नहीं कर पा रहा है, तो बैंक कई बार क्या करता है कि जो जिस कलीग ने गारंटी दी हुई है उसकी सैलरी को रोकना शुरू कर देता है। तो ये ऐसा बैंक नहीं कर सकता, बिकॉज अभी जो है जो प्रिंसिपल डेटर है भाई उसकी भी सैलरी आप ही के बैंक से आती है, जब इसकी सैलरी आती है तब उसकी भी सैलरी आती है, तो आप किस आधार पर उसको रोक रहे हो? ना वो अभी इंसॉल्वेंट हुआ है, ना वो उसकी डेथ हुई है, ना वो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ऐसे केसेस में ऐसा नहीं कर सकते। इट मींस कि जब प्रिंसिपल डेटर इंसॉल्वेंट हो जाए या डेथ हो जाए उसकी, या कहीं पे जो है एब्सकॉन्ड हो जाए, वो ऐसे मतलब आपने ड्यू डिलिजेंस ड्यू एफर्ट्स किया और प्रिंसिपल डेटर जो है वो नहीं ढूंढ पा रहे हो, उससे रिकवर नहीं कर पा रहे हो, इन दैट केस ओनली यू विल आस्क द सिक्योरिटी टू मेक द पेमेंट। तो ये कंडीशनल होता है सिक्योरिटी की जो लायबिलिटी होती है। नो मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन तो होना ही नहीं चाहिए, क्रेडिटर को सारी चीजें डिस्क्लोज करना चाहिए व्हिच आर लाइकली टू अफेक्ट द सिक्योरिटीज लायबिलिटी। देयर मस्ट नॉट बी एनी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट होगा तो सीधी सी बात है कि मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड की कैटेगरी में आता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का जो एसेंशियल एलिमेंट्स है, फ्री कंसेंट, वो यहां पे नहीं है। फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। तो ज्वाइनिंग ऑफ अदर को सिक्योरिटीज। अब इसकी बात करें, द गारंटी बाय सिक्योरिटी इज नॉट ए वैलिड इफ a condition is imposed by security that some other person must also join as the co-security। इस तरह का कंडीशन यदि सिक्योरिटी रखने लगे तो ये जो टर्म होगा ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। Such other person does not join as co-security मींस कि उसने कहा कि भैया तुम्हें जो है किसी और को co-security बनाना होगा और उसने ये कंडीशन रखा और वो co-security ने जो है ज्वाइन भी नहीं किया, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बीच का डिफरेंस थोड़ा सा देखते हैं। ये क्या चीज है? यदि पहले पार्टीज की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो पार्टी होते हैं, इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर, जबकि यहां पे तीन पार्टी होते हैं। कौन कौन हो गए? क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है सिर्फ एक होता है दो पार्टी के बीच में। यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है टाइप एग्रीमेंट होता है, ट्राइपार्टाइट तीन पार्टी होते हैं, तीनों का एक दूसरे से होगा, तीन कॉन्ट्रैक्ट यहां पे होंगे। नेचर ऑफ लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनिफायर इज ए प्राइमरी, जबकि श्योरिटी की जो लायबिलिटी होती है वो सेकेंडरी लायबिलिटी है, प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी जो होती है वो प्राइमरी होती है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट वो रिएंबर्समेंट का होता है, और जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है इज फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर। तो ये चीजें जो है इसमें डिफरेंस के लिए कुछ पॉइंट्स हमने लिए थे। तो ये था आपका ब्रीफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के बारे में। टिल देन थैंक यू। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन आस्क टू आवर यूट्यूब चैनल लिंक, और you can write through the comment box in the YouTube channel, and our email address that is cc.pkja@gmail.com if in case of any query. Till then, I hope till then, thank you.